Hello students, welcome back to class 9. We were doing science in which we were studying chapter 5, the fundamental unit of life. Plant cells, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. The cell wall lies outside the plasma membrane. Plant cell wall is mainly composed of cellulose. सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। जैसे हमने कल पढ़ा था कि सेल की आउटर कवरिंग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, लेकिन प्लांट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बाहर एक कवरिंग होती है जिसे सेल वॉल बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा सेल है, इसके बाहर वाली साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन था और इससे भी बाहर प्लांट्स में सेल वॉल होती है। ये सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है और प्लांट को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जिसके कारण प्लांट की एग्जिस्टिंग शेप आती है। जैसे कि हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर मसल्स एंड बोन्स देते हैं, वैसे ही प्लांट को स्ट्रेंथ उसमें पाए जाने वाले सेल्स की सेल वॉल से आती है, जो कि सेलुलोज की बनी हुई होती है। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomenon is known as plasmolysis. We can observe this phenomenon by performing the following activity. Plants में क्या होता है कि जब प्लांट्स धूप में होते हैं तो वो अपनी स्ट्रक्चर है वो खो देते हैं और वो मुरझाए हुए दिखते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनके जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर पानी की श्रिंकेज हो जाती है, पानी कम हो जाता है, जिसके कारण अंदर के कंटेंट्स हैं वो अंदर की तरफ श्रिंक हो जाते हैं और अंदर कंसंट्रेट कर जाते हैं। बट जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, वो अपनी शेप गेन करती है, उसी शेप में रहती है, जिसके कारण प्लांट अपना स्ट्रक्चर तो रखता है बट वो थोड़ा सा मुरझाया हुआ दिखता है क्योंकि प्लांट में से वाटर का लॉस हो जाता है। इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। अब आगे एक्टिविटी स्टडी करेंगे। माउंट द पील ऑफ रियो लीफ इन वाटर ऑन अ स्लाइड एंड एग्जामिन सेल्स अंडर द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रैन्युल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. Put a strong solution of sugar or salt on the mounted leaf on the slide. Wait for a minute and observe under a microscope. What do we see? माइक्रोस्कोप की स्लाइड पे एक रियो लीफ रखा जाए और उस पर थोड़ा पानी डाल दिया जाए। अब जब हम लीफ में देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे दानेदार कोई हरे रंग की चीज़ दिखेगी, वो क्लोरोप्लास्ट है। उसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। उसी लीफ पर कहते हैं शुगर या सॉल्ट का सोल्यूशन डालो और क्या होता है वो ऑब्जर्व करो। नाउ प्लेस सम रियो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स. दिस kills the cell. Then mount one leaf on a slide and observe it under a microscope. Put a strong solution of sugar or salt on the mounted leaf on the slide. Wait for a minute and observe it again. What do we find? Did plasmosis occur now? कि जो लीफ है उसको बॉयल कर लिया जाए और उसके बाद उसके सेल किल करने के बाद उस लीफ को स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए, उस पर शुगर या सॉल्ट का सोल्यूशन डाला जाए। इस केस में क्या होता है, तो ये कह रहे हैं कि देखिए क्या उसमें प्लाज्मोलिसिस होता है या नहीं। इन दोनों एक्टिविटीज़ में हम देखेंगे कि जो फर्स्ट पार्ट है एक्टिविटी का, जिसमें अनबॉइल्ड लीफ को हमने रखा था, उस केस में लीफ के सेल्स हैं वो वाटर के सोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन जो डेड सेल्स हैं वाटर के सोल्यूशन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे क्योंकि डाई करने के बाद उनमें किसी भी तरह की एक्टिविटी या फंक्शन नहीं होता। व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी? इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो वही इसमें बात बोली गई है कि ऑस्मोसिस के थ्रू सिर्फ लिविंग सेल्स ही वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, डेड सेल नहीं करते। Cell wall permit the cells of plant, fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without bursting. In such media, the cells tend to take up water by osmosis. The cell swells, building up pressure against the cell wall.
The wall exerts an equal pressure against the swollen cell. Because of their walls, such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cells. जो प्लांट्स, फंगाई या बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है, वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस में भी इनकी शेप बनाए रखने में हेल्प करती है. हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं. हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में जो सेल्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब तो करते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू, लेकिन क्योंकि एब्जॉर्प्शन, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको एग्जांपल बताया था, किशमिश है, रेजिन है, वो वाटर एब्जॉर्ब करती है लेकिन वो बर्स्ट भी साथ में कर जाती है. तो यहाँ पे जो प्लांट के सेल्स हैं वो वाटर तो एब्जॉर्ब करते हैं और वो स्वेल भी हो जाते हैं, फूल भी जाते हैं, लेकिन वो बर्स्ट नहीं करते. उसका कारण ये है, उसकी सेल वॉल रिजिड होती है जो उसको बर्स्टिंग से बचाती है. वो सेल वॉल का क्या काम है कि जब सेल के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा और सेल के जो कंपोनेंट्स हैं वो बाहर को प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो सेल वॉल अपना ऑपोजिट प्रेशर एक्सर्ट करके अंदर की तरफ जोर लगाएगी, जिसके कारण कि सेल है वो बर्स्ट नहीं करता बट स्वेल ज़रूर हो जाता है. इसी के कारण सराउंडिंग का मीडियम किसी भी तरह का हो, लेकिन जो प्लांट के सेल्स हैं वो किसी भी तरह की सराउंडिंग में अपने आप को बनाए रखते हैं, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता. नाउ वी विल स्टडी नेक्स्ट टॉपिक which is very important with the point of view of questions in the examination. इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सेल वॉल में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं. सबसे पहले तो सेल वॉल की जो डेफिनेशन है वही करेंगे. उसके बाद करेंगे कि अगर प्लांट्स में वाटर का कंटेंट कम हो जाए तो प्लांट्स हैं प्लाज्मोलाइसिस के थ्रू किस तरह से अपना जो शेप है रीगेन करते हैं. देन वी हैव कि जो प्लांट्स हैं वो अपनी शेप को कभी भी चेंज क्यों नहीं करते, या वो अपने सराउंडिंग को कैसे विथस्टैंड करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ न्यूक्लियस. Remember the temporary mount of onion peel we prepared. We had put iodine solution on the peel. Why? What would we see if we tried observing the peel without putting the iodine solution? Try it and see what the difference is. Further, when we put iodine solution on the peel, did each cell get evenly colored? तो इसमें एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. According to their chemical composition, different regions of cell get colored differently. Some regions appear darker than other regions. Apart from iodine solution, we could also use safranine solution or methylene blue solution to stain the cell. Onion peel पे हमने iodine solution डाला था. उसके बारे में पूछा गया है कि अगर iodine solution डाला जाए तो सारे cells हैं उनका कलर इक्वली सेम हो जाएगा या थोड़ा डिफरेंस होगा. क्योंकि हर रीजन, जो सेल में हर रीजन होता है उसकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होती है, इसलिए सेल्स में हर रीजन का कलर भी डिफरेंट होगा. कुछ रीजन्स हैं वो थोड़े डार्क हो जाएंगे, कुछ हैं वो लाइट होंगे, क्योंकि वो डिफरेंट वे से कलर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं. आयोडीन सोल्यूशन के अलावा सेफ्रोनाइन सोल्यूशन भी यूज़ किया जा सकता है या मिथिलीन ब्लू सोल्यूशन को भी यूज़ किया जा सकता है. दिस कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड कि सेल में आयोडीन सोल्यूशन के अलावा और क्या यूज़ किया जा सकता है. हेयर यू कैन राइट सेफ्रोनाइन सोल्यूशन एंड मिथिलीन ब्लू सोल्यूशन. आगे एक एक्टिविटी है उसके बारे में स्टडी करेंगे. वी हैव ऑब्जर्व्ड सेल फ्रॉम एन अनियन. Let us now observe cells from our own body. Let us take a glass slide with a drop of water on it. Using an ice cream spoon, gently scrape the inside surface of the cheek. Does any material get stuck on the spoon? With the help of a needle, we can transfer this material and spread it evenly on the glass slide kept ready for this. To color the material, we put a drop of methylene blue solution on it.
Now the material is ready for observation under microscope. Do not forget to put a cover slit on it. What do we observe? What is the shape of the cells we see? Draw it on the observation sheet. हाँ जी, इसमें बोला गया है कि अपने चीक के अंदर से स्पून की हेल्प से थोड़ा स्क्रैप करें, जिससे थोड़ा मटेरियल कुछ स्पून पे लग जाएगा। उसको ग्लास स्लाइड पर ट्रांसफ़र करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखें। देखने से पहले उस पर मिथलाइन ब्लू का सोल्यूशन डाला जाए। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि आपको उस पर क्या दिखाई दे रहा है। Was there a darkly colored spherical or oval dot-like structure near the center of the cell? This structure is called nucleus. Were there similar structure in onion peel cells? तो जब हम सेल के इनसाइड देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो सेल होता है उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर है जो कि डॉट लाइक है, बिल्कुल छोटा सा है और गोल है। वो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस होता है, जो कि हमें सभी सेल्स में मिलता है। तो ये पूछ रहे हैं क्या आपको वो अनियन पील के सेल्स में भी दिखाई दिया था। द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटीरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म, विच वी विल टॉक अबाउट इन सेक्शन 5.24। अब ये बोल रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके बाहर एक डबल लेयर की कवरिंग है। जिस तरह से सेल के बाहर की कवरिंग है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला गया था, उसी तरह से न्यूक्लियस के बाहर डबल के कवरिंग है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसके बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके कारण मटेरियल इसके अंदर जा सकता है और इससे बाहर भी आ सकता है। और बाहर आने के बाद यह साइटोप्लाज्म में जाता है। साइटोप्लाज्म वैसे हम आगे पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग साइटोप्लाज्म है जो सेल के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड है जो सेल के अंदर होता है और न्यूक्लियस से बाहर होता है। मतलब इस रीजन में जो लिक्विड पाया जाता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रॉड शेप स्ट्रक्चर्स only when the cell is about to divide. Chromosomes contain information for inheritance of characters from parents to next generation in the form of DNA, which is deoxyribonucleic acid molecules. Chromosomes are composed of DNA and protein. DNA molecules contain the information necessary for construction and organizing cells. Functional segments of DNA are called genes. In a cell which is not dividing, this DNA is present as part of chromatic material. Chromatic material is visible as entangled mass of thread-like structures. Whenever the cell is about to divide, the chromatic material gets organized into chromosomes. This section is very important, so revise this section thoroughly and listen to it very carefully. अभी हमने पढ़ा है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वो सेल में तभी दिखाई देते हैं जब सेल की डिवीज़न होनी हो। सेल प्रोड्यूस करते हैं और उनका प्रोड्यूस करने का तरीका ये है कि एक सेल है वो डिवाइड होके 2 में बन जाता है, 2 4 में बन जाते हैं। तो जब ये डिवीज़न होनी होती है तो सेल में ये क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। मतलब अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो ये क्रोमोसोम भी उस वक्त नहीं होते। ये क्रोमोसोम ही हैं जिनमें कि डीएनए पाया जाता है जो कि इनहेरिटेंस करैक्टरिस्टिक्स बताता है पेरेंट्स की। हमने कितनी बार सुना है कि पेरेंट लाइक फीचर बच्चे में है, तो वो डीएनए से आते हैं जो कि क्रोमोसोम में होता है और वो इनहेरिटेंस करैक्टर्स को स्टोर करके रखता है। और जब डीएनए पेरेंट्स से बच्चों में जाता है तो वो करैक्टर भी पेरेंट्स के बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्रोमोसोम है उसमें डीएनए के साथ प्रोटीन्स भी होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल्स की कंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजिंग में हेल्प करते हैं। मतलब सेल को बनाने में, उनको ऑर्गेनाइज करने में डीएनए ही हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन है कि सेल कैसा होगा और सेल
जो ऑर्गेनिज्म सेल को कंपोज कर रहा है उसके करैक्टर्स कैसे होते हैं। जो सेल का फंक्शनल पार्ट है, सेल में डीएनए का फंक्शनल पार्ट है, उसे जीन्स बोलते हैं। जीन्स भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। जब सेल डिवाइड नहीं होता तब न्यूक्लियस में क्रोमैटिक मटेरियल होता है। वो क्रोमैटिक मटेरियल उलझे हुए धागों की तरह दिखता है, और जब सेल डिवाइड होने लगता है तो वही क्रोमैटिक मटेरियल क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। इस पार्ट को ध्यान से सुनिए, आई एम एक्सप्लेनिंग इट वेरी क्लियरली। एक सेल है, उस सेल में न्यूक्लियस है। अगर वो सेल डिवाइड नहीं हो रहा तो उसमें उलझे हुए धागों की तरह एक मटेरियल होगा जिसको क्रोमैटिक मटेरियल बोलते हैं। लेकिन अगर वो सेल डिवाइड होने की तरफ जा रहा है, मतलब कि उस सेल ने 1 से 2 बढ़ना है, उस केस में न्यूक्लियस है जो उसका, उसमें जो क्रोमैटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाएगा। ये सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड होने की कोशिश कर रहा है और उसका जो न्यूक्लियस है और उसके अंदर का क्रोमैटिक मटेरियल है वो भी डिवाइड होगा, और क्रोमैटिक मटेरियल डिवाइड होते समय क्रोमोसोम्स में बदल जाएगा। और इस क्रोमोसोम में जो क्रोमोसोम क्रोमैटिक मटेरियल से बना है, इसमें डीएनए होता है जो इनहेरिटेंस की मतलब पेरेंट्स के करैक्टर लिए हुए होता है, और डीएनए में आगे जीन्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर करता है कि आगे सेल किस तरह का होगा। तो ये काम सेल को ऑर्गेनाइज करने का और सेल को कंस्ट्रक्ट करने का काम डीएनए का है, जो वो जीन्स में स्टोर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली करता है। The nucleus plays a central role in cellular reproduction, the process by which a single cell divides and forms 2 new cells. It also plays a crucial part, along with the environment, in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. तो जो बात अभी मैंने बताई वही यहाँ पे बोली जा रही है। न्यूक्लियस है वो सेल की रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिसमें एक सेल आगे चलकर 2 में डिवाइड हो जाता है। ये न्यूक्लियस का ही काम है कि अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली सेल किस तरह से डेवलप करेगा और मैच्योर होने के बाद कौन सी उसमें ट्रेट्स होंगे या करैक्टर्स होंगे, हैबिट्स या उसमें फीचर्स पाए जाएंगे। ये सारा उसके केमिकल एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली होता है कि न्यूक्लियस के अंदर केमिकल एक्टिविटीज़ कौन सी चल रही हैं। न्यूक्लियस के अंदर केमिकल एक्टिविटीज़ कहाँ पे चलती हैं? क्रोमोसोम में डीएनए है, डीएनए में जीन है, तो इन सब में केमिकल एक्टिविटीज़ चलती हैं। In some organisms like bacteria, the nuclear region of cell may be poorly defined due to absence of nuclear membrane. Such an undefined nuclear region containing only nucleic acid is called nucleoid. Such organisms whose cells lack a nuclear membrane are called prokaryotes. Pro means primitive or primary, karyote means karyon or nucleus. Organisms with cells having a nuclear membrane are called eukaryotes. तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि पहले सभी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेलुलर थे और वो एक सेल से बने थे, तो उनका जो न्यूक्लियस था वो भी पुराना था। तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियर थोड़ा प्रिमिटिव होता है और उसका एरिया वेल डिफाइंड नहीं होता, क्लियर नहीं होता कि उसका एरिया कौन सा है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर का आउटर कवर नहीं है, इसलिए उसके एरिया का नहीं पता चलता। वो सभी उस तरह के सभी ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। इसके अलावा जिन ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मतलब कि सेल की आउटर कवरिंग, सेल में पाए जाने वाले न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग है, उन्हें यूकैरियोट्स कहा जाता है। Prokaryote cells also lack most of the other cytoplasmic organelles.
present in eukaryotic cell. Many of the functions of such organelles are also performed by poorly organized parts of the cytoplasm. The chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles, bag-like structures, but not with plastid as eukaryotic cells. जब आप ये चैप्टर प्रिपेयर करोगे तो उसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की डिफरेंस को ज़रूर कीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें बोला जा रहा है कि प्रोकैरियोट्स हैं जो, उनमें न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग नहीं होती, और उसी तरह से जो ऑर्गेनेलीज हैं उनकी भी आउटर कवरिंग नहीं होती, उनका भी रीजन डिफाइंड नहीं होता, विच इज़ टोटली ऑपोजिट फ्रॉम यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस का भी मेम्ब्रेन होता है और ऑर्गेनेलीज का भी आउटर कवरिंग होती है। अब ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, उसमें जो क्लोरोफिल होता है वो उसके बैग लाइक स्ट्रक्चर में होता है। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसको देखिए, इसमें आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो सेल है, ये पूरा का पूरा सेल है, इस सेल में ये न्यूक्लियस है, लेकिन इसका एरिया कोई डिफाइन नहीं किया गया है, इसके एरिया का नहीं पता चल रहा। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, जिसमें एरिया क्लियरली पता चले वो यूकैरियोटिक सेल होता है। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता और न्यूक्लियर रीजन अनडिफाइंड है। न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लिक एसिड होता है जिसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। It is very important from the point of view 1 mark question. The next topic is cytoplasm. When we look at the temporary mounds of onion peel as well as human cheek cells, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane. This region take up very little stain. It is called the cytoplasm. Cytoplasm is fluid content inside the plasma membrane. It also contains many specialized cell organelles. Each of these organelles perform specific functions for the cell. हमने पीछे जितने एक्सपेरिमेंट देखे हैं उनमें देखा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके इनसाइड में भी ऑर्गेनेलीज भी होते हैं और न्यूक्लियस भी है। तो जिस एरिया में ऑर्गेनेलीज हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड जो फ्लूइड है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और उसी में सभी तरह के ऑर्गेनेलीज मिलते हैं। ये ऑर्गेनेलीज बॉडी में और सेल में डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस करते हैं, उनका एक पर्पस है सेल में जो वो सर्व करते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स इन प्रोकैरियोटिक बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर ऑल्सो एब्सेंट। ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेलीज। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, उसमें मिलने वाले ऑर्गेनेलीज का भी मेम्ब्रेन नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ऑर्गेनेलीज के भी मेम्ब्रेन होते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल ऑफ वायरस। वायरसेस lack any membrane and hence do not show characteristic of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply. अब वायरस के केस में वो यूकैरियोटिक होते हैं, उनमें मेम्ब्रेन नहीं होता, और मेम्ब्रेन ना होने के कारण वो नेचुरल कंडीशंस में अलाइव नहीं होते, और उनको लाइफ में आने के लिए एक दूसरी बॉडी चाहिए जिसके मैकेनिज़्म को यूज़ करके, जिसके सेल्स को यूज़ करके वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकें या वो रिप्रोड्यूस कर सकें। इसका मतलब ये है कि मेम्ब्रेन है जो वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसके बिना किसी भी ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहना इम्पॉसिबल है। अगर एब्सेंट मेम्ब्रेन वाले सेल वाला कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको ज़िंदा होना है तो उसको एक अलाइव बॉडी चाहिए जिसके सेल्स का मेम्ब्रेन हो और जिसके सेल्स को यूज़ करके वो मल्टीप्लाई कर सके। आगे ये आप एक्सरसाइज अपनी बुक में कीजिएगा जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस बताया गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो यू हैव टू रिवाइज इट। अभी जितना हमने चैप्टर किया है उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सबसे पहले न्यूक्लियस की डेफिनेशन होगी, उसके बाद न्यूक्लियस है उसमें पाए जाने वाले सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे क्रोमोसोम्स हो गए,
क्रोमोसोम कब आता है? क्रोमोसोम में जब डिवीज़न होने लगती है तब सेल में क्रोमोसोम बनता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम बनता है। उसके बाद उस क्रोमोसोम में डीएनए भी आता है, डीएनए में जीन्स होते हैं। ये सारी डेफिनेशंस है, ये आप लर्न कीजिएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद सेल की रिप्रोडक्शन कैसे होती है एंड यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस किस तरह से डिफ़र करता है वो बताएंगे आप। एंड साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में इसका पर्पस। बाकी का चैप्टर हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। होप यू एंजॉयड द लेसन।